नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। कहावत है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन ऐसे नहीं आता है, मुश्किलों में आता है। और कैसी मुश्किलों में? जिस तरीके से जिन मुश्किलों में अब केंद्र सरकार दिखाई पड़ रही है, वो अब उन सारे मुद्दों पर समझौते करने को तैयार हो रही है जिन मुद्दों को विपक्ष उठाता रहा है। लेकिन बहुमत के उसमें आने पर, जब बहुमत की सरकार थी, तब वो उन सारे मुद्दों को, उन सारी डिमांड्स को खारिज करती आ रही थी, मजाक उड़ाती आ रही थी। ताज़ा तरीन मामला जीएसटी पर, जो जीएसटी काउंसिल है उसने अब केवल 2 स्लैब, 4 के बजाय 2 स्लैब को मंजूरी दी है। यानी अब केवल या तो 5% टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, या फिर 18% लगेगा। यानी जो 12% और 28% की दर थी उसको खत्म कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। और आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर जब से ये कानून बना है जीएसटी का, तभी से मांग हो रही है और राहुल गांधी इसको लेकर कई बार कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं और सरकार को इसके सरलीकरण के लिए डिमांड कर चुके हैं। न केवल राहुल गांधी, पूरा का पूरा विपक्ष, तमाम संगठन। लेकिन सरकार ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसको मजाक में उड़ाती रही। पर अब इसकी घोषणा की गई है। हालांकि घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त को दिए भाषण में ही कर दी थी। और यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि फिर जीएसटी काउंसिल का मतलब क्या है। यह तो सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री ने कह दिया, जीएसटी काउंसिल ने उसी को ओके कर दिया। यानी जीएसटी काउंसिल केवल नाम मात्र की है। उसी तरह से जैसे पार्लियामेंट के मेंबर्स नाम मात्र के हैं जो बताए जाते हैं, और सारे फैसले सरकार में बैठे कुछ एक लोग लिया करते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब यह भी पता लग रहा है कि कैसे एक के बाद एक अपने तमाम फैसलों पर सरकार को पुनर्विचार करना पड़ रहा है। बल्कि यूं कहें कि जो विपक्ष कहता रहा है, जो राहुल गांधी कहते रहे हैं, सीधे तौर पर उन्हीं को लागू किया जा रहा है। पहले भी हमने कई उदाहरण देखे और कई ऐसे नई योजनाएं शुरू की जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में शामिल किया था। ये सारे मुद्दे। और दूसरी तरफ इस जो अल्पमत की सरकार है वो और खतरे में भी दिखने लगी है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव होने हैं 9 सितंबर को, उसमें एनडीए का कुनबा बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिखरने के पीछे कई कारण हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से जिस तरीके से हटाया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया, वो कारण भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार के कुछ फैसले भी हैं जिनकी वजह से घटक दलों के भीतर भी एक नाराजगी पैदा हो रही है। और न सिर्फ घटक दलों के भीतर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। चर्चा इसकी भी करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं जीएसटी की। अमलेंदु जी, इसको लेकर किस तरह से शुरू से ही, और इसीलिए इसका नाम जो है गब्बर सिंह टैक्स रख दिया था राहुल गांधी ने, जीएसटी का नाम, कि कैसे हर चीज पर टैक्स लिया जा रहा है। अब जीएसटी काउंसिल ने जो सिफारिश की है उसमें कई सारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उनको जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। लेकिन पिछले 10 साल से इस बारे में सरकार कोई भी सुझाव नहीं सुन रही थी और तमाम चीज़ों पर, खाने पीने की चीज़ों से लेकर जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, उन सब पर भी जीएसटी लिया जा रहा था। सरकार के मंत्री भी इसके लिए मांग कर रहे थे कि कम किया जाए, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन सरकार कम करने को तैयार नहीं थी। पर अब पूरी तरीके से उसकी ओवरहॉलिंग की गई है। क्या दिखा रहा है अमलेंदु जी? बिल्कुल समीर जी, और ये राहुल गांधी के सामने एक तरीके से घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और उनका लोकसभा में दिया गया भाषण आज वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो जीएसटी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया था, जीएसटी हम लेकर आए थे, लेकिन आप जो जीएसटी लेकर आए ये गब्बर सिंह टैक्स है और आपने कमर तोड़ के रख दी है। 5 स्लैब आप लेकर आए। समीर जी, 78 वर्षों में ये पहला ऐसा कहा जाए कर कानून है जिसमें अब तक 1000 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। जी हाँ। मतलब 10 साल नहीं हुए हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। और रात को 12 बजे बड़ी जोर शोर के साथ घंटा बजा करके उठा इसको लागू किया गया था। बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी ने अपनी बताई कि साहब जीएसटी हम लेकर आए हैं। तो ये अब जिस तरीके से फंसते हुए नजर आए, चूँकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, हालांकि अभी भी बहुत चतुराई की गई है। अभी तक मैक्सिमम स्लैब जो था अधिकतम वो 28% था, अब 40% कर दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि साहब 2 ही स्लैब हैं, बताया जा
प्रचारित किया जा रहा है 2 ही स्लैब हैं, लेकिन 40% स्लैब कर दिया गया। उसके पीछे भी एक लॉजिक है 40% करने का। 40% में जो चीज़ें लाई गई हैं, खासतौर से जो लग्जरी कार्स लाई गई हैं समीर जी, ये जो टेस्ला आ गया उसको फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि टेस्ला के बराबर जो है ये हो जाए तो लोग फिर टेस्ला खरीदें और यहाँ की जो बनने वाली कारें हैं SUV जो हैं उनको ना खरीदें। ये इसके लिए जो है 40% यहाँ के उस पर टैक्स लगाया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहाँ तो टैरिफ लगेगा, उस टैरिफ में उसको छूट दी जा रही है अमेरिका में उसको, और यहाँ जो है ये किया, तो ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। इसी तरीके से राहुल गांधी ने जो 5 स्लैब को लेकर बात की थी, अब वो स्लैब धीरे धीरे कम किए गए। अब जिस तरीके से बिहार में फंसे हुए हैं बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी, वोट चोरी के आरोप सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें बुरी तरीके से फंस रहे हैं, तो अब ये लगा कि अब शायद मतलब लाल किले की प्राचीर से भी ये घोषणा की गई कि दीपावली से पहले जो है आपको खुशखबरी देंगे। अब दीपावली तो आई नहीं, उससे पहले मतलब पितृपक्ष आने वाला है, उससे पहले खुशखबरी दे दी मोदी जी ने। तो ये कैसी इसलिए कि दीपावली से पहले तो बिहार चुनाव हो जाएंगे, तो फिर ये इसको एक मास्टर स्ट्रोक वाला फायदा कहाँ ले पाएंगे? तो पितृपक्ष में ही जो है वो खुशखबरी देने की मतलब कहा जाए कि किया है। तो अब मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, चूंकि मोदी जी हैं नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो मोदी जी जो पितृपक्ष में भी खुशखबरी दे सकते हैं। तो पितृपक्ष में ही आप समझ लीजिए खुशखबरी दे रहे हैं मोदी जी। अब इसको यही समझा जाए कि शुरू होने से पहले जो खुशखबरी देनी तो दीपावली पर थी, लेकिन यहाँ बहुत बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी का वो लोकसभा में दिया गया जो वक्तव्य है उसको सुन सकते हैं समीर जी, वो किस तरीके से राहुल गांधी जो है GST को लेकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी GST को लेकर जब ये पास हुआ है और उसके बाद से ही इसको कहा गया था, दावा किया गया था कि कर का सरलीकरण किया जाएगा, लेकिन इस कर ये इतना जटिल हो गया, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि इसको लेकर बहुत सारे आंदोलन भी हुए, प्रदर्शन हुए जगह जगह, लेकिन इस पर सरकार नहीं पिघली और एक के बाद एक तमाम चीजों को GST के दायरे में लाती गई। बहुत सारी चीजें, कोई ऐसी चीज बची ही नहीं शायद जिसको GST के दायरे में न लाया गया हो। अब तमाम चीजों को GST के दायरे से बाहर किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसको तब भी उसी तरह से मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब भी उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अभी भी ये अधूरा है और पूरी तरह से इसका सरलीकरण नहीं किया गया है। बहुत सारे लूप होल्स अभी भी इसमें बचे हैं और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि बहुत होशियारी के साथ 40% का एक स्लैब बना दिया गया है लग्जरी आइटम्स का। वो लग्जरी आइटम्स कौन है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं जो राहुल गांधी का लोकसभा में GST को लेकर दिया गया भाषण है, उसमें उन्होंने किस तरीके से GST को लेकर आशंकाएं जताई थी और वो सारी आशंकाएं बिल्कुल सही बैठी और उसके बाद सरकार को भी बाध्य होना पड़ा उन्हीं सारी चीजों पर पुनर्विचार करने के लिए जो सुझाव राहुल गांधी दे रहे थे। सुन लेते हैं राहुल गांधी का वो भाषण। GST कांग्रेस पार्टी लाई थी, आपने विरोध किया था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक GST हो, पेट्रोल डीजल उस GST में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री की GST, 5 अलग अलग GST और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया और करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। तो ये तब का है, ये पुराना लोकसभा में उस समय का दिया हुआ भाषण है और शुरू से ही राहुल गांधी के इस को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब एक राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि पुराना ट्वीट है उनका जो 2017 का है और उसको हम लोग देखेंगे भी, स्क्रीन पर भी देखेंगे। उसमें लिखा था राहुल गांधी ने कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं सरल GST चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी।
और लेकिन अब सरकार में कांग्रेस नहीं आई, लेकिन अब कई ऐसे काम हैं जो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में थे, लेकिन कांग्रेस के दबाव में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने अपने भाषणों में भी कहा था अमलेंदु जी कि आपको कोई काम करवाना हो, आप देखिए मैं बोलूंगा और तुरंत उसको कर देंगे। अब ये चाहे दबाव हो, चाहे पार्टी का दबाव हो, गठबंधन का दबाव हो, 240 सीटों का दबाव हो, लेकिन किस तरीके से दबाव में नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि सीधे सीधे अब साबित हो रहा है कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा था वो मुद्दे आम जनता के लिए कितने फायदेमंद थे। हाँ बिल्कुल, अब ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे थे वो जनता के मुद्दे थे, और नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे झुकते हुए नजर आ रहे हैं। और कल कांग्रेस ने जो एक पोस्टर जारी किया, उल्टी गिनती शुरू, तो ये उल्टी गिनती क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी की शुरू हो गई समझ लीजिए। चूंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए में एक बड़ी टूट है, वो भी तमिलनाडु से आ रही है खबर एनडीए में टूट की। वो हालांकि उसका उपराष्ट्रपति चुनाव पे सीधा सीधा कहा जाए वोटों के लिहाज से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नैरेटिव के हिसाब से बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी, उसको बहुत बड़ा झटका तमिलनाडु में लगता हुआ नजर आ रहा है। उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे थे उन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि 2 स्लैब होने चाहिए, तो आप उसको कर रहे हैं 2 स्लैब। अधिकतम 18% होना चाहिए, तो यहाँ किया, हालांकि आपने 40% भी कर दिया है। लेकिन जो अधिकतर बहुत सी चीजें हैं जिन पर 18% होना चाहिए वो किया। अच्छा समीर जी, हेल्थ पॉलिसी और इंश्योरेंस को लेकर, यानी राज्य का दायित्व है कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखे, वो तो राज्य नहीं निभा रहा दायित्व। और जो नागरिक अपनी तरफ से अपना इंश्योरेंस करना भी चाहे, उस पर भी खाल खींच रही है सरकार, 18% खाल खींच रही है। और इसको लेकर तो जो सरकार में ही खुद मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने लिखा था। राहुल गांधी ने इसको कहा था। तो लेकिन अब उस पर जो है झुकते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए, तो राहुल के चंगुल में मोदी अब फंसते जा रहे हैं और एक एक करके उन मुद्दों को बात करते जा रहे हैं जिनको राहुल गांधी उठा रहे हैं। और राहुल गांधी बार-बार यही कहते रहे कि आप इसको कर दीजिए वरना हम करेंगे। तो हम करने से पहले नरेंद्र मोदी अब उसको हल करते जाते हैं। तो ये देखा जाए इसको लेकर अब अमलेंदु जी, एक कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी के जो उनके सुझाव हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, उनके आगे फिर झुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार झुकी है और जीएसटी में जिस तरह से सरलीकरण की मांग की जा रही थी उसकी ओर कदम बढ़ाया है। हालांकि अभी भी ये पूरा नहीं है। सुनते हैं, रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं। 2023 से पहले जितने इंजिन हमारे यहां बने हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल विथ एथनॉल फ्यूल। इंजन्स डैमेज हो रहे हैं, हमारी आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चोरी की गद्दी है। उनको लगता है फिर से वोट चुराएंगे, गद्दी चुराएंगे और यही काम करते रहेंगे उनके भतीजे। अब E30 की भी बात हो रही है। हमारी आपकी चिंताओं की कोई चिंता नहीं उन लोगों को। हमने जब सब आप लोगों ने आवाज उठाई कि साहब इंजन डैमेज हो रहे हैं, हमें माइलेज कम मिल रहा है, तो बोले ये तो पेट्रोलियम लॉबी कर रही है। ये गडकरी जी कहते हैं, उन्हीं के वर्ड्स हैं कि पेट्रोलियम लॉबी की तरफ से आवाजें आ रही हैं। अरे साहब, ये हमारे इंजन से आवाजें आ रही, हमारी जेब से आवाजें आ रही। ये कोई पेट्रोलियम लॉबी के लोग नहीं है हम और आप। हम तो पेट्रोलियम लॉबी के शिकार हैं, अब हम एथनॉल लॉबी के भी शिकार हैं। आम नागरिक तो हर जगह से परेशान किया जा रहा है, पेट्रोलियम लॉबी भी और एथनॉल लॉबी भी और वोट चोर भी, सब परेशान कर रहे हैं। अब आपको मैंने बताया पानी, अनाज, तकनीकी प्रभाव। अब किसानों पर आ जाइए। किसानों का हमें कहा गया साहब ये एथनॉल की वजह से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। वो हकीकत भी आपके सामने है। किसानों को नहीं मिल रहा। शुगर केन की जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर मिल रहा है लाभ, गडकरी जी की बेटों की फैक्ट्रीज को मिल रहा है लाभ। किसानों को इसका कोई लाभ ट्रांसफर नहीं हुआ। उल्टा ग्रेन्स, अनाज सस्ते में उनसे लिया जा रहा है एथनॉल बनाने के लिए। वो लाभ भी किसानों को नहीं मिला। चावल हो या गेहूं हो, उसमें किसी का लाभ जो एथनॉल में अनाज जा रहा है किसानों को नहीं दिया गया। उनको जैसे सस्ते पेट्रोल
से लाभ हमें नहीं हस्तांतरित हुआ, नागरिक को, कंज्यूमर, उपभोक्ता को, वैसे ही इसका भी लाभ किसानों को नहीं ट्रांसफर हुआ। यह भी लाभ जिनको लेना था वो ले गए। पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बताया, जो जितने एथेनॉल की डिस्टिलरीज हैं ये लाल श्रेणी, रेड कैटेगरी के प्रदूषक हैं। जो सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाने वाली कैटेगरी, वो है रेड कैटेगरी। ये उस रेड कैटेगरी में आती हैं एथेनॉल की डिस्टिलरीज। तो हमें एक बात कोई समझा दे सरकार की तरफ से कि ये एथेनॉल से लाभ किसको हुआ, आम नागरिक को क्या लाभ हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, पर्यावरण को क्या लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बताइए। ये सवाल रोज बढ़ रहे हैं, सवाल आज भी खड़े हैं, जवाब नहीं मिल रहा। उपभोक्ता के बारे में आपको बता चुका हूं, सवाल सारे बता चुके हैं, लेकिन हमारे सवाल अब प्रधानमंत्री जी आपसे भी हैं कि 2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे कि जब हम 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लेंगे तो कल्पना कीजिए कि किसान कितना पैसा कमाएंगे। तो मोदी जी अब आप बताइए, 2021 के जरिए जो आपने एथेनॉल मिश्रण किया उसका लाभ किसानों को कितना मिला, ये आंकड़े सबके सामने रखिए। माइलेज के आंकड़े सबके सामने रखिए, इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखिए। नंबर 2, अगर एथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोल को 55 रुपए और डीजल को 50 रुपए पे लाना था, तो हम सब दोगुना कीमत क्यों दे रहे हैं, ये आंकड़े सामने रखिए, ये कारण सामने रखिए। नंबर 3, अगर ये E20 एथेनॉल को बढ़ावा देना एक सार्वजनिक नीति है। तो ये कांग्रेस पार्टी, पवन खेड़ा कहना है कि मांग की जा रही थी, उसमें सरलीकरण उसका किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो लूप होल्स हैं वो बचे हुए हैं पूरी तरह से, और उसमें खेल भी किया है कि 40% का एक अलग स्लैब बना दिया है। खैर, अब इसका कितना फायदा होता है, कितना प्रभाव होता है, ये देखने वाली बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से विपक्ष की मांग के आगे झुकी है सरकार, और उसको भी पता लग गया है कि ये जनता के लिए कितनी जरूरी मांग है। जीएसटी को सरलीकृत करना, हर चीज पर जिस तरह से जीएसटी लगाती जा रही थी सरकार, तमाम चीजों पर, एक तरफ उसका रेट बढ़ाती जा रही थी और दूसरी तरफ तमाम चीजों को जीएसटी के दायरे में लाती जा रही थी। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण फैसला है। लेकिन सवाल ये भी है अमलेंदु जी कि जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब रह गया, जब ये पूरा प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी, और जीएसटी काउंसिल ने क्या किया होगा? ये तो जो कहा गया होगा वही उस पर मोहर लगा दी होगी। हाँ बिल्कुल, और क्या, यही तो उसमें मोहर लगा दी होगी। साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जीएसटी काउंसिल एक तरह से बंधक बनी हुई है क्या, अपनी मतलब जो मेधा है, अपनी बुद्धि है क्या, उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये ठीक है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर बहुत सवाल उठाए हैं समीर जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। आप अपने दर्शकों को बता भी सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या लिख रहे हैं इस जीएसटी को लेकर। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि करीब एक दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही है। मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 टैक्स को 1 नेशन 9 टैक्सेस बना दिया था, जिनमें 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के टैक्स स्लैब्स शामिल थे, और 0.25%, 1.5%, 3% और 6% की विशेष दरें थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्क संगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2 की मांग की थी। हमने जीएसटी के जटिल कॉम्प्लायंसेस को भी सरल बनाने की मांग की थी, जिससे एमएसएमई और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 28 फरवरी 2005 को कांग्रेस यूपीए सरकार ने लोकसभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी। 2011 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी बिल लेकर आए, तब भाजपा ने उसका विरोध किया था। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जीएसटी का घोर विरोध किया था। आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शंस का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूल कर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। इस मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी थोपा था। दूध, दही, आटा, अनाज, यहाँ तक कि बच्चों की पेंसिल, किताबें, ऑक्सीजन, इंश्योरेंस और अस्पताल के खर्च जैसी रोजमर्रा की चीज़ों पर भी मोदी सरकार ने जीएसटी टैक्स थोपा। इसीलिए हमने भाजपा के इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। कुल जीएसटी का 2/3 यानी 64% हिस्सा गरीबों और
मध्यम वर्ग की जेब से आता है, लेकिन अरबपतियों से केवल 3% जीएसटी वसूला जाता है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 20% कर दी गई है। पिछले 5 वर्षों में इनकम टैक्स वसूली में 240% की वृद्धि हुई और जीएसटी वसूली में 177% की बढ़ोतरी हुई। ये अच्छी बात है कि 8 वर्ष देर से ही सही जीएसटी पर मोदी सरकार की कुंभकर्णीय नींद खुली और उन्होंने जाकर रेट रेशनलाइजेशन की बात की है। सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर 5 वर्षों की अवधि के लिए कंपेंसेशन दिया जाए, क्योंकि दरों में कटौती से उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। जीएसटी के जटिल कंप्लायंसेस को भी खत्म करना होगा, तभी सही मायने में एमएसएमई और छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है अमलेंदु जी कि जीएसटी कलेक्शन में जो राज्यों का हिस्सा है वो उनको जल्दी नहीं मिलता, और एक विवाद का खास तौर पर जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां भी उस कलेक्शन को लेकर, लेकिन ये एक वही बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अभी तक तो नहीं सुना, लेकिन कम से कम 8 साल बाद ही उस पर आगे तो बढ़ी है जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। हाँ बिल्कुल, जो मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी वो साफ तौर पर दिख रहा है और उस पर अब झुकते हुए नजर आ रही है सरकार, मोदी जी खुद झुकते हुए नजर आ रहे हैं और जश्न ऐसा मनाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी क्रांति जो है हो गई है। भाई अगर ये क्रांति है, ये बताया जा रही साहब माताओं बहनों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसमें अभी तक अर्थव्यवस्था खराब थी क्या है वर्ष तक, और जानबूझकर जो आप लिया जा रहा था वसूला जा रहा था, तो आप इसका आप ही जो थे वो कष्ट देने वाले थे। तो एक तरह से कहा जाए नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है कि जनता को कष्ट देने वाले नरेंद्र मोदी हैं और वो जनता को कष्ट दे रहे थे जीएसटी में अंधाधुंध वसूली करके, और अब इसको उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ वो जनता को कष्ट दे रहे थे और एक तरह से कहा जाए माफी मांगने का काम जो है ये किया गया है। समीर जी जी बिल्कुल, इसके जरिए और एक बड़ा एक जो विपक्ष का मुद्दा था उस पर फिर से अमल किया है सरकार ने। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी भी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं और गलतियां, इसको और बेहतर किया जा सकता है। खैर, लेकिन 8 साल के बाद कम से कम सरकार इस दबाव में आई, और चाहे उसके पास ये 240 सीटों का दबाव हो, लेकिन 240 सीटों का ही दबाव सही, पर जनता के हित में कम से कम सरकार फैसला ले रही है। उस मांग पर उसने एक अमल किया है जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। तो ये बहुत एक कह लीजिए कि जीत है जिसको कहा जाएगा कि विपक्ष की, और खास तौर पर राहुल गांधी इसको लेकर जिस तरह से बार बार सवाल उठाते रहे, सरकार को घेरते रहे। लेकिन अमलेंदु जी, राहुल गांधी की इन बातों का किस तरह से मजाक बनाया जाता रहा, और अब देखिए सरकार ने कैसे हूबहू उन चीजों को लागू करने की कोशिश की है। जो चीजें और कमी रह गई हैं हो सकता है आने वाले दिनों में उसको भी लागू कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आता जाएगा, फिर बंगाल का आएगा, फिर यूपी का आएगा, धीरे धीरे अकल ठिकाने आती जाएगी, वो आना शुरू हो गई है। अब देखना ये कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां बनती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी, अभी राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों ने पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है, हिमाचल में और उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर मोदी सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की थी। उसको लेकर कहा था कि सरकार इसको ध्यान दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो संज्ञान लिया है इस बाढ़ का, और इस पर चिंता जताई है कि ये बाढ़ जो है ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। एक तरीके से ये कहने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी बहकर आई। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है, इसलिए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें, 2 सप्ताह में जवाब दें। केंद्रीय एजेंसियों को नोटिस देने की स्वतंत्रता है, NHAI इसमें एक पक्ष है। यानी कि जो ये बाढ़ आई है, जो जगह जगह ये बाढ़ जो विकास के नाम पे जो विनाश किया जा रहा है, पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है, डायनामाइट लगा के और पहाड़ों के अंदर सुरंगें बना के, ताकि मोदी जी के मित्रों के वहां जो है पावर प्रोजेक्ट लग सकें। इसलिए जो पहाड़ों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसका दुष्परिणाम इस बाढ़ के रूप में सामने आ रहा है। समीर जी, ये समझाया सकता है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है कि किस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री के कुछ मित्रों का कुछ फायदा हो सके। इस तरीके के आरोप हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और यह कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। और यह बात लगातार उठ रही है कि जिस तरीके से बस
छत्तीसगढ़ में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि साहब नक्सलवाद खत्म हो गया, नक्सली खत्म हो गए। वो नक्सलवाद खत्म नहीं हो गया, वहाँ जो है अडानी का जो है खनन हो आराम से और जंगल काटे जाएं, कोई विरोध ना करे, इसलिए आरोप लग रहे हैं कि वहाँ आदिवासियों का जो है संहार किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो अब ये चीज़ भी सामने आ गई जी बिल्कुल। और कल जो हम लोगों ने ये दिखाया भी था कि राहुल गांधी ने मांग की थी प्रधानमंत्री से कि जो वहाँ पर आपदा है जिन राज्यों में, वहाँ तुरंत एक विशेष सहायता भेजी जाए, लेकिन उस पर अभी तक कोई संज्ञान सरकार ने नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर संज्ञान ले लिया है इस पर। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और राहुल गांधी ने बाकायदा वीडियो भी जारी किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समीर जी रोना तो याद रहा, उनकी मां को गाली दी गई। अब पंजाब की बाढ़ में कितनी माओं के साथ अत्याचार हो रहा है और उत्तराखंड में कितना अत्याचार हो रहा है, बादल फट रहे हैं, उससे क्या रहा है, इस पे किसी की मां का जो है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज बिहार में बंद किया जा रहा है, लेकिन जी बंद की जो तस्वीरें आ रही हैं अमलेंदु जी, वो बड़ी कह लीजिए कि बहुत अमानवीय किस्म की। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है कि बंद में कोई अस्पताल ले जा रहा है मरीज को और उसको वापस कर दिया गया। टीचर्स स्कूल जा रहे हैं, उनको वापस कर दिया गया है और इस तरह के विजुअल्स ये आप देख रहे हैं। हालांकि जो आम जनता पर बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि पटरी के किनारे दुकानें लगी हुई हैं। इसीलिए जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, गुंडागर्दी करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये बताया साहब मोदी जी के, यानी समझिए अगर एक तरह से देखा जाए तो चुनाव से पहले एनडीए ने बिहार में अपनी पोल खुद खोल ली, ये बंद बुलाकर। क्योंकि जिस तरीके से विफल रहा है ये बंद और जिस तरीके से जनजीवन सामान्य है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आ रही है, राष्ट्रीय जनता दल ने गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल किया है और कई उन्होंने वीडियो ट्वीट किए। चूंकि वो वीडियो दूसरे के हैं तो हम वो दिखा नहीं सकते, लेकिन वो जो ट्वीट किए हैं आरजेडी ने वो हम निश्चित तौर पर दिखा सकते हैं किस तरीके से मरीजों को नहीं जाने दिया जा रहा है। और भाजपा का नेता कह रहा है कि हाँ मरीज है तो उसमें क्या करें, नहीं जाने देंगे मरीज को, ये उन्होंने ट्वीट किया है। देखते हैं आरजेडी का जो ट्वीट है, आरजेडी ने ऐसे कई वीडियो ट्वीट किए हैं और जिसमें किस तरीके से बंद को जबरन एक सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो विजुअल्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सीधे तौर पर दिख रहे हैं कि कोई इसका असर नहीं दिख रहा है। आरजेडी का एक ट्वीट है जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें एक लोग बात कर रहे हैं और लिखा है उसमें कि नरेंद्र मोदी के गुंडे एक गर्भवती मां को अस्पताल जाने से रोकते हुए, 2 तड़ी पार गुजराती गुंडे फिर जंगल राज कहकर बिहार को बदनाम करते हैं। गोदी मीडिया को इसमें राम राज्य नजर आएगा। तो ये वही स्क्रीनशॉट है जिसमें बीजेपी के लोग वहां पर रोक रहे हैं और उनसे कोई रिपोर्टर बात कर रहा है कि आप क्यों रोक रहे हैं। दूसरा एक और ट्वीट है आरजेडी का, उसमें लिखा, उसमें भी कुछ तस्वीरों को ट्वीट किया है, वीडियो ट्वीट किया है कि मोदी के गुंडों ने एक महिला शिक्षिका को स्कूल जाने से रोककर उनके साथ बदतमीजी और हाथापाई और शोषण किया। मोदी जी ये भी किसी की मां, बहन और पत्नी है। खैर, पत्नी का दर्द तो आप जानते ही नहीं, ये तो तंज किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बंद को क्या इस तरह से जबरन इसको सफल बनाने की कोशिश की जाएगी? सरकार आपकी है तो आप कुछ भी कर देंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल समझिए, ये काफ़ी बड़ा सवाल है और ये जिस तरीके से विफल हुआ है बुरी तरीके से इनका बंद जो भारतीय जनता पार्टी का, इसके बाद अब सोचना होगा मोदी जी को कि अब क्या नया तुर्क का पत्ता निकाल कर लाएं कि जिससे कुछ हो। तो जाहिर बात है कि वो आखिरी हिंदू मुसलमान ही बचा, उस पर आएंगे लौट कर, लेकिन अभी थोड़ा समय है, चुनाव नजदीक आया तब आएंगे इस पर। और ये मुद्दा अमलेंदु जी उस दिन भी जब यहाँ पर पटना में 1 सितंबर को यात्रा थी तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वहां बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे लेकिन कहीं कोई उनका मुद्दा नहीं दिखाई पड़ रहा था। और सबसे मजे की बात यह है कि जेडीयू या जो दूसरी घटक एनडीए की घटक दल है उनका कोई इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है बीजेपी को। हाँ, इसमें कोई नहीं मिल रहा है और जो विजुअल्स आ भी रहे हैं वो सब सड़कों पर बीजेपी के झंडा लिए हुए लोग दिख रहे हैं, जबकि बंद बुलाया है एनडीए ने। तो भाई जेडीयू के लोग बंद क्यों नहीं करा रहे, चिराग पासवान के लोग बंद क्यों नहीं करा रहे, जीतन राम मांझी के लोग बंद क्यों नहीं करा रहे? क्या ये भी मोदी जी की मां के खिलाफ खड़े हो गए क्या? जी हाँ बिल्कुल, तो ये सवाल उठ रहे हैं। और पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया है इस बंद को लेकर कि बीजेपी के बंद की जनता ने बैंड बजा दी, बुरी तरह विफल साबित हुई बीजेपी। दूसरों को चुन चुनकर गाली देने वाले बीजेपी वालों ने एक विक्षिप्त की गाली को मुद्दा बना बिहार को परेशान करने का काम किया। बिहार ने इनकी भीषण विफलता का बाजा बजा दिया। मोदी जी वोट के लिए कितना नीचे गिरोगे, मरी हुई मां का भी इस्तेमाल करोगे। बहुत तगड़ा प्रहार किया है पप्पू यादव ने। हाँ, पप्पू यादव ने बहुत तगड़ा प्रहार किया है और ये निश्चित तौर पे समीर जी ये समझा जाना चाहिए कि भाई आखिर प्रधानमंत्री अपनी तुच्छ राजनीति के लिए अपनी स्वर्गीय मां को बीच में क्यों ले आते हैं, ये बड़ा सवाल है। और आपको मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है वहां जाके,
भाई अगर आपको वहाँ मुख्यमंत्री बनना हो तो आप ले आए होते तो समझ में आता है। नीतीश कुमार इस तरह की बात करते तो थोड़ा समझा जा सकता था। सम्राट चौधरी करते या विजय कुमार सिन्हा करते या रविशंकर प्रसाद इस तरह की बात करते तो समझा जा सकता था भाई ये मुख्यमंत्री की दौड़ में हो सकते हैं, या राजीव प्रताप रूड़ी करते तो समझा जा सकता था। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है अमलेंदु जी, और लिख रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में न ले, ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे, मवाली, सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ हाथापाई कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या यह उचित है? शर्मनाक। तो ये बहुत गंभीर उन्होंने ट्वीट किया है, और इस तरह से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जबरन जिस तरह से लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें इस तरह की बातें, गाली गलौज वाली बातें सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, इसमें इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये वहाँ बंद जो है कराया जा रहा है, और किस तरीके से इस मुद्दे को जो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मुद्दा जो है वो मतलब उनको लाभ देता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये बूमरैंग जो है वो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। और इसको लेकर बिहार का जो बंद दिन भर का नहीं, आधे दिन का ये बंद बुलाया था बीजेपी ने, वो आप देख सकते हैं इन विजुअल्स को। अगर हम एक बार पूरी स्क्रीन पर भी देखें कि कैसे लोग रोजमर्रा का अपना काम कर रहे हैं, इसका कोई असर आम जनजीवन पर नहीं दिख रहा है। सब्जी की दुकानें लगी हैं, जो सड़कों के किनारे पटरियां लगी रहती हैं वो लगी हैं, तो वो कहीं कुछ नहीं, बढ़िया चाट पकौड़े बिक रहे हैं अमलेंदु जी। खूब दिख रहे हैं। ये हम लोग कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, कुछ ही देर पहले की, मुश्किल से आधा घंटा पहले की तस्वीरें हैं। लेकिन इस बार बिहार यूथ कांग्रेस जो है समीर जी, उसने एक वीडियो पोस्ट किया है, और ये लिखा है उसने, वो हम दिखा भी सकते हैं उस ट्वीट को जो उसने लिखा है कि पत्रकारों पर हमले। जी बिल्कुल, ये है कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है कि पत्रकारों पर हमले, गाली गलौज और गुंडागर्दी, यही है मोदी बीजेपी का नया बिहार बंद मॉडल। अभी अभी भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान के पत्रकार को दी मां की गाली। अब ये इस तरह से बंद का कवरेज कर रहे फोटोग्राफर कांतेश की कर दी पिटाई, चश्मा तोड़ा। इस तरीके से वहां इस बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बंद दिखाई पड़ रहा है कि कितना सफल हुआ है। जी बिल्कुल, ये कितना सफल हुआ ये दिखाई पड़ रहा है, ये बंद कितना सफल हुआ है। और ये घटना जो भागलपुर की है, इसको इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया है। तो मोदी जी बताएं कि भाई माँ केवल आपकी ही है, आम नागरिक की माँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो पत्रकारों की माँ को भी गाली देगा, आम जनता की माँ को भी गाली देगा, और सड़कों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी भी करेगा। आपका नेता गर्भवती महिलाओं को अस्पताल नहीं जाने देगा। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये सवाल तो उठ रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता तो इसको साफ तौर पर कह रहा है कि मोदी जी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी इसको कह रहे हैं। पप्पू यादव ने भी इसको गुंडा राज कहा है समीर जी, और एक और वीडियो पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया है, उसको भी क्या लिखा है पप्पू यादव ने, वो भी आप बताएं। पप्पू यादव ने उस वीडियो को, या जिस टीचर को, महिला शिक्षक है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, लिख रहे हैं कि बीजेपी का गुंडा राज, महिला शिक्षक स्कूल जा रही है तो देखिए बीजेपी के गुंडे क्या सलूक कर रहे हैं। क्या यह शिक्षक किसी की मां नहीं है, इनका सम्मान नहीं है? मूर्ख बीजेपी शिक्षा विरोधी। अब इस तरह से इस बंद को सफल बनाने की कोशिश, और बंद क्यों बुलाया गया है कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया है। और बीजेपी के तमाम नेता सीधे सीधे जो पब्लिक फोरम पर, मंच पर गाली गलौज करते रहते हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने आज तक एक ट्वीट भी नहीं किया। किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर है। हाँ, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की कोई नहीं। और ये एक तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये वहाँ भाजपा जो कर रही है बिहार में समीर जी, और इसकी तमाम अब सोशल मीडिया पटा पड़ा है इस तरह की, बहुत सारी वीडियो आ रही है किस तरीके से बीजेपी लोग जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये साफ समझा जा सकता है। और एक बुजुर्ग सज्जन है बीजेपी के अमलेंदु जी, और उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। अब वो किसी और का है, उसको वीडियो नहीं दिखा सकते, और बड़ी अभद्र भाषा में उन्होंने बात कही है कि मोदी उनसे सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने भी तो तमाम लोगों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये उनसे तुलना मत करो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी को बार बाला कहो तो कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी की मां पर बोलो तो बिहार बंद।
मोदी जी ने खुद अपनी फजीहत कराने के लिए इन गुंडों को खुला छोड़ दिया है। जो सहानुभूति जुटानी थी वो अब उल्टी पड़ रही है। बिहार बंद से मोदी जी ही एक्सपोज हो गए। ये इसमें जो सज्जन दिख रहे हैं, इन्होंने बड़ी अभद्र भाषा में टिप्पणी की। वो बोले सोनिया गांधी के लिए उन्होंने यही बात बोली है, कहे उनके लिए कह दिया जाए उनकी तुलना क्या प्रधानमंत्री की मां से हो सकती है। हाँ। ये मानसिकता देखिए, और यही कहा जा रहा है कि जब वहां शीर्ष पर बैठे नेताओं की ऐसी मानसिकता होगी तो फिर उनके कार्यकर्ताओं की या निचले स्तर पर जो नेता हैं उनकी मानसिकता कैसे बदल सकती है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये कैसे मानसिकता बदल सकती है, ये मानसिकता को लेकर ही जो है वो बातचीत हो रही है कि किस तरीके से मानसिकता बदल सकती है। और ये मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये अब बूमरैंग जो है वह बीजेपी को करता हुआ नजर आ रहा है समीर जी। और ये फायदे की बजाय नुकसान जो है बीजेपी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका होगा, क्योंकि लगातार ये आ रहा है कि बिहार बंद नहीं, बीजेपी की गुंडागर्दी का खुला प्रदर्शन, इस तरीके से ट्वीट्स जो हैं लगातार आ रहे हैं समीर जी। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जो सोशल मीडिया इस हम लोग देख रहे हैं किसी बुजुर्ग के साथ उसको अभद्रता की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन एक तरीके से जो ये विजुअल सब आ रहे हैं तो असल में विजुअल से सब दूसरे लोगों के समझ ली, तो इसलिए वो थोड़ी मजबूरी है, वो हम दिखा नहीं सकते। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उन वीडियोस को ट्वीट करते हुए, वो हम निश्चित तौर पर बता सकते हैं। कंचन यादव हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। वो वीडियो पोस्ट करके देखिए वो क्या लिख रही हैं। कंचन यादव लिख रही हैं कि बच्चों का स्कूल बस रोककर नरेंद्र मोदी जी, क्या आपकी माताजी को सम्मान मिल जाएगा? नरेंद्र मोदी जी जिसने आपकी माताजी को गाली दी थी वो तो जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियों में था, लेकिन आप तो स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर रोककर बच्चों के अंदर ट्रॉमा पैदा कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्कूल बस है और वहां बच्चों को उतार कर या वापस भेजने का उनको मजबूर किया जा रहा है कि वापस से वो जाएं। हाँ बिल्कुल, ये वापस जाएं और बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। और ये जिस तरीके से किया जा रहा है, अब ये उल्टा जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है समीर जी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और जो बंद किया गया बिहार का, ये उल्टा भारतीय जनता पार्टी को पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस तरीके के विजुअल से तमाम पटा पड़ा है कि वहाँ किस तरीके से बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। वो प्रियंका भारती ने भी, जो आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भाजपा के गुंडे कह रहे हैं आज ही इसको पेट में दर्द यानी प्रसव पीड़ा होना था, मां गर्भ से है, डिलीवरी होने के लिए अस्पताल जाना है, मगर ये गुंडे बिहार बंद के नाम पर रास्ता बंद कर दिए। और जो कह रहे हैं, जो वो कितनी अभद्र भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। और मनोज कुमार झा ने, जो आरजेडी के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है इसको लेकर कि बिहार बंद के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दी गई, जिसने भी दिया, जबकि वो संदिग्ध व्यक्ति है, गिरफ्तार भी हो गया है, लेकिन उसका कैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है। और ये सवाल उठ रहा है अमलेंदु जी कि गाली दी गई, उसको खत्म किया जाना चाहिए, उसका भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी मतलब इस मामले के एक्सपर्ट समझे जा सकते हैं कि किस तरीके से गालियां दिलवाओ खुद को और फिर उसको मुद्दा बनाओ, तो ये इसके एक्सपर्ट समझे आते हैं। और यही पवन खेड़ा ने कहा भी था कि अपने आदमी को भेजकर पहले खुद को गाली दिलवाते हैं, फिर हम पे हमले कराते हैं और उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काट की हांडी कई बार चढ़ चुकी है, तो अब ये राख बन चुकी है, अब ये फिर से काम में आने वाली नहीं है। मनोज झा जो ट्वीट कर रहे हैं वो हम दिखा, बिल्कुल मनोज झा के लिख रहे हैं कि माँ तुझे सलाम, जब भी कोई सत्ताधारी जनता के बीच अपने को पीड़ित साबित करने लगे तब समझ लेना चाहिए कि सत्ता का संतुलन बिगड़ चुका है। यह इतिहास का अटल सच है कि मजबूत और आत्मविश्वासी नेतृत्व कभी पीड़ित होने का कार्ड नहीं खेलता, लेकिन जैसे ही जमीन डगमगाने लगती है, जैसे ही जनता का भरोसा दरकने लगता है, वैसे ही सत्ता लोभी शासक अपनी नाकामियों को ढकने के लिए मुझे गाली दी जा रही, मेरा उत्पीड़न हो रहा है जैसी कहानियां गढ़ने लगते हैं। इसके लिए किसी अनाम व्यक्ति का इस्तेमाल भी हो सकता है ताकि एक संदर्भ सृजित किया जा सके। दरअसल ये रणनीति दोहरा काम करती है, एक और जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश और दूसरी ओर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की चाल।
किंतु ये स्वांग ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। जब जनता के जीवन में संकट गहराता है, रोजगार और रोटी की चिंता बढ़ती है और लोकतांत्रिक संस्थाएं खोखली होती दिखती हैं, तब किसी भी शासक की पीड़ित छवि उसकी ढहती सत्ता का आईना बन जाती है। सार्वजनिक जीवन में गाली गलौज की कोई जगह नहीं होती और ना ही कभी होनी चाहिए। लेकिन यह भी गौर करने की बात है कि क्या वजह है बीते 12 वर्षों में गालियां भाषणों का आभूषण बन चुकी हैं। अगर लोक जीवन के बीते 12 वर्षों में गालियों का संकलन तैयार किया जाए तो 90% हिस्सा नॉन बायोलॉजिकल महामानव और उनके अभिन्न और कर्मठ साथियों का ही होगा। पते की बात तो यह है कि अधिनायकवाद के पुरोधा का स्वयं को पीड़ित बताना दरअसल जनता की जीत की प्रस्तावना है। यह संकेत है कि अब डर सत्ता के भीतर घुस चुका है और परिवर्तन का समय नजदीक है, पास में है। जय हिंद, ये लिखा है मनोज झा ने। और अमलेंदु जी, लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यानी लगातार सत्ता सुख भोगते हुए, लेकिन ये बात बार बार प्रधानमंत्री पीड़ित होने का वो अपने लिए, और गरीब हूँ, गरीब रहा, जबकि गरीबी कब रही ये भी सवालों के घेरे में है कि कब उन्होंने गरीबी देखी। पर ये चीज़ कब, कितने दिनों तक उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में कैसा उनका जीवन रहा, वो कितना गरीबी वाला जीवन दिखाई पड़ता है। गरीबी का जीवन लाल बहादुर शास्त्री ने भी जिया था, वो उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी दिखाई पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री का गरीबी का जीवन, उनका जो मौजूदा जीवन है, उसको देखकर लगता है कि कभी गरीबी का जीवन जिया होगा इन्होंने। गरीबी का जीवन नहीं जिया होगा। समीर जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बिहार की अस्मिता को चुनौती दी है। जिस तरीके से बिहारी महिलाओं का अपमान किया है, ये अब बिहार नरेंद्र मोदी को जवाब देगा, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। बिहार के लोग अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ उठकर खड़े हो गए हैं। ये सोशल मीडिया बता रहा है, जिस तरीके से लगातार विजुअल्स आ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ जो है गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं और अपराध कर रहे हैं, ये साफ देखने में आ रहा है। कंचन यादव जो आरजेडी की प्रवक्ता है, उन्होंने एक और अभी वीडियो समीर जी ट्वीट किया है और उसको ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा है वो भी कि बिहार बंद के दौरान पति पत्नी के साथ बदसलूकी, और उसका एक स्क्रीनशॉट है किसी चैनल का। लिख रही हैं कि जब पत्नी के सामने उसके पति को मोदी जी के गुंडों ने बिहार बंद के दौरान मारा, पति और पत्नी दोनों के साथ बदतमीजी की, और इस तरह मोदी जी ने अपनी मां को दिए गाली का बदला पूरे बिहार की महिलाओं और गरीबों को अपमानित करके लिया। तो ये बिहार का जो अपमान का मुद्दा अब ये बनता जा रहा है, यानी दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। अमलेंदु जी, आपको याद होगा 2015 का ही विधानसभा चुनाव था बिहार का, और उसमें भी बिहार के अपमान को किस तरीके से मुद्दा बनाया और वो मुद्दा कितना कारगर रहा, वो साफ दिखाई पड़ा था। बिहार के लोगों से इस तरह पूछ रहे थे जैसे सरकार बिहार के लोगों को अनुदान नहीं दे रही है, बल्कि उनको एक वो भीख मांग रहे हैं और उनको भिक्षा दे रही हो। हाँ, बिल्कुल यही समझ में आया। और इसी अंदाज में कहा था, हाँ कितना दे दूं, 10,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, ये सब जो था वो कहा था उन्होंने। तो अब ये समीर जी, जिस तरीके से बिहार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का अपमान करते रहते हैं, ये देखने में आया समीर जी। पहले नीतीश कुमार के डीएनए को लेकर आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी, और वो पूरे बिहार का अपमान था। नीतीश कुमार का अपमान तो था ही था, लेकिन पूरे बिहार का अपमान था। नीतीश कुमार की मां को गाली दी गई थी एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी ने उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी, और ना ही उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई माफी मांगी है। और इसको लेकर लगातार सवाल उठाए, और फिर जिस तरीके से बिहार को लेकर लगातार करते रहते हैं। अभी जिग्नेश मेवाड़ी का मैं एक देख रहा था समीर जी कि वो वहाँ सूरत में कोई फैक्ट्री है, उसमें आग लगी और उसमें काफ़ी मजदूर जो थे वो जल गए और 2 की उसमें जान चली गई। और वो कह रहे हैं कि उन बिहार के लोगों के बारे में मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे, उस फैक्ट्री मालिक को मोदी क्यों बचा रहे हैं। ये जिग्नेश मेवाड़ी कहते सुने जा रहे हैं, हम निकालेंगे उनकी बाइट अगर मिल जाएगी। कहाँ तो देखा था मैंने, कल ही देखा था, वो ये आया था। तो ये सवाल उठ रहे हैं। तो बिहारियों का जिस तरीके से अपमान नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करती है, ये अब बिहार में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और इस मुद्दे को बनाया है नरेंद्र मोदी ने। जी बिल्कुल। और जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अमलेंदु जी गुजरात और महाराष्ट्र ये बड़े मुद्दे बन गए थे, वहां भी ये सवाल उठ रहा था। हालांकि वहां सरकार बन गई और कैसे बन गई उसका खुलासा भी अब हो गया है, लेकिन
ये उसी तरीके से बिहार में अपमान का मुद्दा, और बार बार जिस तरह से आरजेडी के नेताओं के ट्वीट हो रहे हैं कि 2 गुजराती बिहार पर शासन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। और जिस तरह से आज ये बंद के दौरान वहां की महिलाओं के साथ और जिस तरह से ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ये इसको लेकर भी बिहार की जनता में नाराजगी देखी जाएगी, चूंकि उनके कहने से हो रहा है। कर तो यहां पर बिहार के लोग ही रहे हैं, हालांकि बहुत सारे बताया जा रहा है कि बाहर से भी बहुत से लोग वहां पर बंद कराने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ज्यादा संख्या तो बिहार के बीजेपी नेताओं की है, पर उनको निर्देश तो कहीं और से ही मिले हुए हैं। और उनकी वजह से बिहार के लोगों को किस तरह से परेशान होना पड़ रहा है और अपमानित होना पड़ रहा है, ये बड़ी और एक आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का एक और ट्वीट आया है कि जिस यही जो बंद के दौरान किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, उसमें लिखा है कि आरजेडी ने 2 गुजरातियों और गोदी मीडिया को बिहार कभी समझ में नहीं आएगा, ये कर्पूरी और लालू का बिहार है, का समझे रे गुजराती बाबू। हाँ, ये क्या समझे, उसका वीडियो ट्वीट किया है और उस पर वीडियो पे लिखा हुआ है कि बिहार बंद में फंसी महिला ने पीएम को दी गालियां जी। तो अब ये जिस तरीके से महिलाएं अब गालियां दे रही हैं, आप रोको भाई। हाँ, अब भी परेशान हो रहे हैं लोग तो क्या करेंगे। हाँ, और जिस तरीके से आप गुंडागर्दी कर रहे हैं आम जनता के साथ में, तो ये तो साफ तौर पर जनता का प्रतिवाद होगा। तो समीर जी, SIR के बाद दूसरा बड़ा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम नरेंद्र मोदी ने यह किया है कि इस बंद का आह्वान करके जी। तो ये SIR के बाद दूसरी बड़ी कुल्हाड़ी जो है नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अपने पैरों पर मारी है। और अमलेंदु जी, इसमें जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के कोई और नेता नहीं दिखाई पड़ रहे, न किसी का ट्वीट आ रहा है इसके समर्थन में कि बंद का वो भी समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि एनडीए में किस तरीके से बिखराव है, और ये न केवल बिहार में है बल्कि ये बिखराव पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह से कल सामना के संपादकीय का हम लोगों ने जिक्र किया था, उसमें दावा किया गया था कि एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, उसको देखकर बीजेपी परेशान है और वो एनडीए का बिखराव साफ दिखाई पड़ रहा है कई मुद्दों पर, और ये यहां पर बिहार में तो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, बिहार में बिल्कुल एकदम स्पष्ट है समीर जी, साफ तौर पर दिखाई जा रहा है कि एनडीए बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस बंद में जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम का कोई भी पार्टिसिपेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोगों के पास कम से कम सूचना नहीं है, अगर हो तो हमको हमारे दर्शक बता सकते हैं कि कहीं उनके पास सूचना, हमारे पास सूचना नहीं है, किसी एजेंसी के माध्यम से भी इस तरीके की खबर नहीं आई है, हमारे संवाददाताओं ने भी नहीं बताया है कि उनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं देखा गया हो। लेकिन समीर जी, ये उल्टा तो सिर्फ बिहार में ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, जिस पर हम लोग को चर्चा करनी भी थी, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने की जो उसने शुरू में कोशिश की थी, पहले ही बाजी मार ली थी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर, कि इसके जरिए वो तमिलनाडु की अस्मिता जो है उसके साथ खिलवाड़ करेगी और डीएमके के सामने संकट पैदा कर देगी कि डीएमके जो है वो तमिलनाडु की अस्मिता के नाम पर समर्थन करे। लेकिन हो उल्टा रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि आंध्र की अस्मिता और तेलंगाना की अस्मिता जग गई भी सुदर्शन रेड्डी के नाम पे, और टूटन एनडीए में दिखाई पड़ रही है वहां भी। लेकिन जब नैरेटिव बनाया जा रहा था तमिलनाडु की अस्मिता का, उसी समय खबर ये आ रही है समीर जी कि कल रात में जो AMMK है, टीटीवी दिनाकरन की पार्टी जो एनडीए का हिस्सा थी, उसने कल घोषणा कर दी है, टीटीवी दिनाकरन ने कल घोषणा कर दी है कि वो एनडीए से अपना नाता तोड़ रहे हैं और एनडीए विश्वासघाती है, बीजेपी विश्वासघाती है और विश्वासघाती लोगों के साथ हमको नहीं रहना, ये कहते हुए उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। तो जिस समय तमिलनाडु अस्मिता का झंझोरा पीटा जा रहा था और तमिलनाडु का हमारा प्रत्याशी ये कहकर जो था वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लीड लेने की कोशिश की जा रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। अब टीटीवी दिनाकरन का कोई वोट नहीं है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, लेकिन ये जो बीजेपी नैरेटिव बना रही थी, उस नैरेटिव के खिलाफ काउंटर नैरेटिव अब विपक्ष की तरफ से ये आ गया है कि भाई आपका तो साथी तमिलनाडु में आपको छोड़कर चला जा रहा है, तो कहां आपका नैरेटिव चल पाएगा? तो आप डीएमके पर किस तरीके से दबाव बना पाएंगे या किसी और पर किस तरीके से दबाव बना पाएंगे? AIADMK पहले ही अलग हो चुकी है। तो ये एक तरीके से इधर अगर देखा जाए कि यहाँ जब आंध्र और तेलंगाना में यहाँ की जितनी पार्टियां हैं, वो चाहे एनडीए के गठबंधन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चाहे परोक्ष रूप से उसकी मदद करती हो, उनके भीतर भी इस मामले में उपराष्ट्रपति पद के मामले में बी सुदर्शन रेड्डी की
तरफ समर्थन का झुकाव दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, उनके समर्थन बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ ज़्यादा है और सुदर्शन रेड्डी सबसे बात भी कर रहे हैं। समीर जी, सीपी राधाकृष्णन ने बीजेपी के ही नेताओं से बात नहीं की, तो बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए। और ये बी सुदर्शन रेड्डी जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, बीजू जनता दल के लोगों से भी बात कर रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी को भी फ़ोन कर रहे हैं, एनडीए के लोगों को भी फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह मिलने का समय नहीं तो मैं उनसे भी समर्थन मांग लूंगा। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं और इनका उम्मीदवार जो है वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है। अब घबराए हुए जो है दिखाई पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। 8 सितंबर की रात में जो है वो मोदी जी ने डिनर डिप्लोमेसी के तहत एक डिनर बुलाया है, लेकिन वो डिनर कितना कामयाब होगा। अब भाई रात का खाना खा के सुबह कोई वोट दिलाएगा, इतना तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब आदमी जो है वो हो कि साहब एक रात को डिनर कर ले और सुबह जाकर आपको वोट दे दे। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो है मलेंदु जी, जो कल सामना के संपादकीय में भी दावा किया गया था कि बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर एक बगावत की खबरें आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो इस मुद्दे पर चूंकि ये माना जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन का नाम थोपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, लेकिन उनके नाम से बहुत लोग संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे लोग क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत भी अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर भी ये एनडीए का अपना उपराष्ट्रपति बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाएगा समीर जी। असल में दिनाकरन का एनडीए छोड़ने का सीधा सीधा कोई असर नहीं है, लेकिन ये दबाव जो है वो एक तरीके से बीजेपी पर बन गया है कि आपके जो प्रत्याशी हैं इसके उपराष्ट्रपति पद के, उनको तमिलनाडु में ही समर्थन नहीं है और आपको भी समर्थन नहीं है, तो अब दूसरी जगह वो काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। और इधर जो सामना की खबर थी उसके मुताबिक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है बीजेपी में, तो बीजेपी के अंदर भी एक तरीके से कहा जाए कि ये दिखता हुआ मतलब साफ दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विद्रोह की स्थिति शायद पैदा हो रही है और उसकी परिणति जो है वो दिखाई पड़ सकती है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के जरिए। चूंकि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, आज फिर उसको याद दिलाना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो मतदान हुआ उसमें एनडीए को 269 वोट मिले, यानी उसके पक्ष में सरकार को 269, जबकि एनडीए के 293 सदस्य हैं लोकसभा में और व्हिप जारी किया गया था। 11 सदस्य लोकसभा के बीजेपी के गायब रहे और 9 सदस्य एनडीए के गायब रहे, कुल मिलाकर 20 सदस्य गायब रहे। अगर उस चुनाव में उस समय जब व्हिप जारी था तब यह स्थिति थी, इसमें तो व्हिप भी जारी नहीं होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर बहुत से लोग गायब हो सकते हैं। खास तौर से जो आंध्र प्रदेश और यहाँ से आने वाले लोग हैं तेलंगाना से, चूंकि बीजेपी के सांसद तो तेलंगाना से भी है ना, उनके ऊपर भी दबाव है, तो वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और जो नरेंद्र मोदी से नाराज है वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। और जो वाईएसआर, बीआरएस और टीडीपी, ये तो जो इनके ऊपर तो पूरा समझा जा रहा है कि ये निश्चित तौर पर क्रॉस वोटिंग करेंगे ही करेंगे। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं समीर जी। बिल्कुल, और इसमें जो अभी पिछले दिनों अमलेंदु जी जो चर्चा हम लोगों ने की भी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो चुनाव हुए थे उसमें कैसे बीजेपी के सांसद 2 फाड़ दिखाई पड़ रहे थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत लगाए हुए थे संजीव बालियान को चुनाव जितवाने के लिए, लेकिन वो बुरी तरीके से हार गए और राजीव प्रताप रूडी जो बिहार से आते हैं वो चुनाव जीत गए। एक और आज बड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी संघ की एक बैठक पिछले दिनों हुई है, आरएसएस की बैठक, चूंकि 100 साल हुए हैं उस पर बीजेपी के जो पहले के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। उस बातचीत की कुछ चीज़ें लीक हुई हैं अमलेंदु जी, आज अंग्रेजी के अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने उस पर एक रिपोर्ट की है और कहा है कि जो जीएसटी हो चाहे देश की आर्थिक नीतियां हो, इस पर जबरदस्त प्रहार किया है मुरली मनोहर जोशी ने और कहा है कि एक बर्बादी की तरफ ले जा रहा है देश को जिस तरह से आर्थिक नीतियां यहां पर अपनाई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, आर्थिक नीतियों को लेकर तो बात होती है समीर जी, लेकिन आप जो जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं ये साफ तो बताती है कि मार्गदर्शक मंडल में पहुंचे हुए लोग जो हैं उनकी भी अब इच्छाएं फिर से जाग उठी हैं और उनको लगता है कि जब मोदी को आना था हमारे मोहल्ले में तो ये तो आने को तैयारी नहीं है भाई, तो अब लाओ इसको, जब हम आ सकते हैं इस मोहल्ले में तो ये क्यों नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो अब ये शुरू हो गया, 75 साल के हो रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि भाई 75 साल के होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राजनीति से संन्यास हो जाएगा। भाई जो अच्युतानंदन है वो तो 92 साल की उम्र तक जो थे मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी बनने को तैयार थे,
मतलब दो हाथ की पिनराई विजयन से उन्होंने उस समय भी, अरे बीजेपी ने 86 साल के उनको श्रीधरन को सीएम कैंडिडेट बनाया। तो जब बाहर से आया हुआ व्यक्ति 96 साल का जो है उसको आप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकते हैं, तो भाई मुरली मनोहर जोशी में कौन से कांटे लगे हुए हैं, आडवाणी में कौन से कांटे लगे हुए हैं, या ये आपसे जूनियर हैं, या इनका प्रभाव कम था, या इन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। आपने पार्टी के लिए क्या किया भाई? आपने पार्टी कहाँ बनाई मालूम तो पड़े। इनका तो पार्टी बनाने में काम है, आडवाणी का भी, मुरली मनोहर जोशी का। आप तो इन्होंने जो काम किया उसकी आप फसल काट रहे हैं। आपने पार्टी बनाने का काम नहीं किया, या अमित शाह ने पार्टी बनाने का काम नहीं किया। जो पार्टी बनी बनाई थी आपने उसको नष्ट करने का काम किया है। तो ये अब जो चीज़ उठ रही, तो ये अंदर ही अंदर एक असंतोष की स्थिति जो है वो बीजेपी के अंदर उठ रही है। और अगर मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी इस उम्र में अगर सक्रिय हो रहे हैं और आरएसएस की बैठक में इस तरह की बातें हो रही हैं समझ ली, तो निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बहुत सी चीज़ें हमको बीजेपी के अंदर की राजनीति में देखने को मिल सकती हैं। मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वो इसी तरीके की हैं कि बीजेपी के अंदर भी एक क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन रही है, चूंकि लोग नरेंद्र मोदी से बीजेपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। और ये भी है कि अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कुछ होता है जैसी आशंकाएं जताई जा रही है, तो उसका फिर प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यानी एनडीए सरकार पर भी पड़ेगा। और जो कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो ये सारी चीजें उसी संदर्भ में कही जा रही हैं। अब इसमें कितना सही है कितना गलत कि एनडीए में शामिल दलों को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं, बातचीत लगातार हो रही है, और ये भी हो रहा है कि इसको काफ़ी आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से करना है। बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ तक खबरें तो आ रही हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कि इंडिया गठबंधन की ओर से चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। अब ये इस तरह की भी खबरें चल रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर देश बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसका जो लिटमस टेस्ट होना है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो जाएगा। अमलेंदु जी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतना ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें जिस तरह से ये अभी पिछले दिनों मंत्रियों को जेल भेजने वाला विधेयक 130वां संविधान संशोधन विधेयक आया है, अब अचानक डिटेंशन सेंटर बनाने के फैसला सरकार की ओर से आया है, नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये कहा जा रहा है कि अपने जो घटक दल हैं, बैसाखी वाले दल हैं, जिनकी बैसाखियों पर सरकार टिकी है, उनको काबू में करने या उन पर दबाव बनाने की कोशिश में सरकार है ताकि वो समर्थन देते रहें। हाँ, ये कहा गया। तेजस्वी ने तो साफ तौर पर नाम लेकर कहा, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि ये जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में गड़बड़ कर सकते हैं और सरकार जो है वो बिल्कुल एकदम निशान पर दुधारी तलवार पर चल रही है, एक तरीके से तलवार की नोक पर चल रही है, तो ये उनको डराने के लिए लाया गया। अब ये हो सकता है उनको डराने के लिए लाया गया हो, या अपनी सरकार बनी रहे, किस तरीके से कब्जा बना रहे दिल्ली की सत्ता पर, इसके लिए भी तो वो उसके लिए भी है, तो उसके लिए भी सबसे पहला निशाना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही होंगे। उसके बाद अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो दूसरी सरकारों के हैं, मतलब दूसरे विपक्ष के हैं, वो निशाने पर होंगे। तो लेकिन अभी जो समझा रहा है वो ये समझा रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या 9 सितंबर के बाद भी परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी जैसा नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी समझ रही है? क्या 9 सितंबर के बाद परिस्थितियां बदली हुई नजर आएंगी? देश की राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए के अंदर क्रॉस वोटिंग होगी? ये सारी चीजें 9 तारीख को काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएंगी। और ये भी स्पष्ट हो जाएगा समीर जी कि 9 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या होगी। उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जीतते हैं तब भी और हारते हैं तब भी, दोनों परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति में हमको काफ़ी कुछ शिफ्ट देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और ये लगातार जो आरएसएस की बैठकें हो रही हैं बीजेपी के नेताओं के साथ, इनमें 100 साल आरएसएस के हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो रहे हैं, जिनकी वजह से तमाम वरिष्ठ नेताओं को किसी पद पर नहीं रखा गया। तो ये उन पर लागू होगा या नहीं होगा? हालांकि कुछ करीबी लोगों की तरफ से ये बयान अक्सर दिलवाए जाते रहते हैं कि ये व्यवस्था प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगी, लेकिन बीजेपी के अंदर ही अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होगा, क्यों प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, ये सवाल पूछा जा रहा है कि हालांकि प्रधानमंत्री है उसमें, जी प्रधानमंत्री है, लेकिन सवाल ये प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कौन करेगा?
बिल्कुल सही बात है। तो ये सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है और बीजेपी आरएसएस के भीतर से उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बहुत अहम होने जा रहा है और इसमें क्या कुछ होता है, परिणाम जो भी आए, लेकिन एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कुछ होता है, रहेगी हमारी नज़र। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।